वो रजिस्टर नंबर जो था 700 से वो जब्त हुआ और उन्होंने एक निर्णय दिया फ्रॉड, मतलब इन लोगों ने फ्रॉड किया करके वो लिखा हुआ है। बाबा साहब के परिवार ने फ्रॉड किया करके वो लिखा हुआ है, ऐसा चैरिटी कमिश्नर ने वो लिखा है। अच्छा साथियों नमस्कार, आज मेरी उपस्थिति नागपुर में है और मेरे साथ में जो शख्सियत जो आदरणीय बैठे हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बाबा साहब के द्वारा बनाई गई द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा के वर्तमान में ट्रस्टी चेयरमैन हैं और नाम है चंद्रबोधि पाटिल साहब। पूरे देश में बाबा साहब बुद्ध की विचारधारा को वो जगह जगह ले जा रहे हैं। देश प्रबुद्ध भारत कैसे बनेगा उस ओर वो काम कर रहे हैं। आज नागपुर में थे तो मुझे लगा कि चर्चा करनी चाहिए। ठीक है साहब, पहले तो अपना परिचय दीजिए। ठीक है, पूरा अपना परिचय दीजिए, क्योंकि अब मुझे सुनने में आया कि आप सरकारी नौकरी में भी थे। अच्छा, नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम चंद्रबोधि पाटिल, ट्रस्टी चेयरमैन दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जैसा हिंदी और मराठी में भारतीय बौद्ध महासभा कहते हैं, जिसका स्थापना बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1954 में की थी और 4 मई 1955 में ये रजिस्टर हुई थी। और जैसा आपने कहा कि नौकरी भी करते, मैं भोपाल में लगभग 35 वर्ष रहा। भोपाल में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नौकरी करता था और नौकरी करते करते मतलब ये संस्था का काम मैं करने लगा। 1983 से मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ, वहाँ का अध्यक्ष, फिर संगठन और फिर नेशनल प्रेसिडेंट वगैरह, ऐसे करके ये यहाँ तक का ये मतलब हुआ। जब आप संगठन से जुड़े तो पीछे नहीं हटे? ना, कंटिन्यू किया इसको? क्या है, मेरा एजुकेशन यही नागपुर में हुआ, नागपुर का निवासी हूँ तो मैं वैसे देहात का एकदम जी। लेकिन कॉलेज पढ़ाई के लिए मैं नागपुर में रहा। बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज में मैंने 1971 में ग्रेजुएशन किया और 73 में पोस्ट ग्रेजुएशन एमकॉम में वर्धा में किया, जीएस कॉलेज में। तो जब बाबा साहब के कॉलेज में तो जितने भी आंदोलन वगैरह जो है और बाबा साहब के बारे में, क्योंकि भदंत आनंद कौशल्यान जी भी वहीं पे रहते थे दीक्षा भूमि पे बुद्ध विहार में, तो उनके साथ बैठना, ये करना, उनका उद्बोधन वगैरह जो होता था, मार्गदर्शन, तो जो ये थी कि और जैसे मैं 79 में बैंक में लगा नौकरी पे, तो हम सर्वप्रथम दलित पैंथर से जुड़े। अच्छा। हाँ, हमारी जो शुरुआत है दलित पैंथर से। मोस्टली जो आपके समय के जितने भी नेता रहे हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, सभी दलित पैंथर से निकले। हाँ, अठावले साहब भी मुझे बिल्कुल। हाँ, साहब तो बाद में बने। हाँ। पहले रामदास जी थे, रामदास जी करते थे पहले जब हमारे समय में, तो माई साहब अम्बेडकर। माई साहब अम्बेडकर भी? हाँ, बिल्कुल। दलित पैंथर ने माई साहब अम्बेडकर को प्लेटफॉर्म पे लाया समाज के सामने। नहीं तो तब तक तो नहीं थे, इतनी पहचान नहीं। और पहला जो अधिवेशन हुआ था 1980 में, वो भोपाल में हुआ था, प्रदेश अधिवेशन हुआ था 2 दिन का। पहली बार माई साहब अम्बेडकर आए थे, उसमें रामदास आठवले जी आए थे, गंगाधर गाडे, अपना प्राध्यापक अरुण कामले, रमेश भाई परमार अहमदाबाद वाले, और हमारे एडवोकेट बापूराव पकेडे आपके दिल्ली के जी। ये जो प्रेसिडेंट बना था 5 लोगों का, तो वे सब लोग आए। 5 लोगों में शामिल थे, तो बहुत बड़ा ये हुआ। तो आपको तो मालूम है माई साहब के बारे में काफ़ी भ्रांतियाँ लोगों में, समाज में फैलाई गई थी। ये पॉलिटिकल था वो, क्योंकि वो आगे ना है, ये जो हमारी उस समय की जो रिपब्लिकन पार्टी थे, उनके नेताओं ने काफ़ी मतलब बढ़ चढ़ कर ये किया। तो जब हमने अधिवेशन किया तो काफ़ी लोगों की नाराज़गी थे, अरे बाबा साहब के है और उसको क्यों बुलाया किसको। लेकिन जब माई साहब वहाँ पर आए ना, तो सबसे पहले पाँव छूने वाले वही लोग थे जो पुराने। तो काफ़ी, और जिस घर में हम तब बैचलर थे, तो फिर हमारे निवास पर आए, वहाँ पर भी भोजन वगैरह हमारे निवास पर हुआ। आपने माई साहब का जिक्र किया तो मेरी जिज्ञासा बढ़ी है। 2003 के करीब माई साहब का निधन हुआ ना। हाँ। तो आखिरी समय में मतलब समाज ने उनको, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको सम्मान दिया,
उनको धर्मपत्नी के रूप में उनको दर्जा दिया। लेकिन समाज ने क्या ऐसा, मतलब क्या ऐसी भ्रांति उनके खिलाफ फैलाई गई? कोई कहता है कि वो बाबा साहब को स्लो पॉइजन देती थी, कोई कहता है कि बाबा साहब को मर्डर करने में उनका हाथ था। इस तरह की भ्रांति फैलाई गई कि उनका जो आखिरी समय था वो बड़ा कष्टदायक रहा, ऐसा सुनने में मुझे। देखिए, बाबा साहब ने जो बुद्धा और उनका धम्म जो लिखा, उसकी जो प्रस्तावना लिखी है वो प्रिंट नहीं हुई है जानबूझ के, मतलब उसको छपवाया नहीं गया। जबकि कोई भी पुस्तक छपती है तो प्रस्तावना के साथ ही होती है। लेकिन एक बड़ी ताज्जुब की बात, जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ने जो ये किया था उसमें उनकी प्रस्तावना नहीं है। हाँ, प्रस्तावना में जो लिखा है कि यानी मैं जो जीवित हूँ, इतने व्याधि, मतलब इतनी बीमारियाँ, तरह तरह की व्याधियाँ, और मुझ पर एक तो संविधान लिखने का भी मतलब वो जिम्मेवारी थी, और साथ साथ में बुद्धा और उनका धम्म वो ग्रंथ भी लिख रहे थे। तो उन्होंने अपने पत्नी को उसका क्रेडिट दिया। मैं जो जीवित हूँ वो मेरे पत्नी की वजह से, और डॉक्टर मालवणकर जिसका वो दवाई करते थे, क्योंकि डॉक्टर मालवणकर के फार्मेसी में यानी वो क्लिनिक में ये माई साहब काम करते थे। तो ये जो दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, जो मावलंकर हॉल है, वो उन्हीं डॉक्टर साहब के नाम पर है? नहीं, वो दूसरे थे। वो नहीं, मालवणकर वो दूसरे पॉलिटिकल थे। अच्छा। समझ रहे ना, अच्छे बड़े नेता थे। ये डॉक्टर का इलाज करते, वो मावलंकर वो ना, वो मालवणकर हमको बताया जाता ना, वो मालवणकर नहीं है, वो अलग ही है। ये बात आज के लिए। हाँ, वो मुंबई में रहते थे। मालवणकर का जो क्लिनिक वो मुंबई में था, मैं साहब भी मुंबई में रहते थे। तो बाबा साहब कहते हैं अपने इसमें कि मेरी जो जीवन जो था वो टिमटिमे जैसे दिए के जैसा था। लो जैसे कब बुझेगी बुझते हुए दिए की। लेकिन मेरी पत्नी डॉक्टर सविता अम्बेडकर, उन्होंने मुझे यहाँ तक लाया इस बचा के, और मैं ये सब कर पाया उनकी वजह से। तो क्रेडिट, हाँ, वो क्रेडिट दिया उन्होंने अपने बैंक को। लेकिन समाज ने जो है, जो मैंने बोला ना, जो पॉलिटिकल पार्टी ने जो प्रोपोगंडा किया, क्योंकि देखिए वो बहुत होशियार थे, बहुत होशियार, और इतनी डेयरिंग बात थी, वो तो किसी को डरते नहीं थे। अंग्रेजी तो इतना बेहतरीन थी कि क्या बता। तो उनको लगा कि बाबा साहब के बाद क्यों ना यानी माई साहब ही यानी आगे आएगी, तो उनकी दुकानदारी मतलब बंद हो जाएगी। और दूसरा फिर वो अंबेडकर परिवार भैया साहब का, उन्होंने भी ये किया ना, वो बुद्धिस्ट सोसाइटी में माई साहब आना चाहती थी, नहीं आने दिया ये वजह से। तो ये माई साहब का ये था। लेकिन माई साहब का हमारा जैसे पारिवारिक हमारे संबंध कभी गुमान नहीं था कि मैं बाबा साहब की पत्नी और ये वगैरह, समझ रहे ना। तो खैर लोगों ने यानी ये, और अंतिम क्षण में जो बीमारी के समय वो उनका भाई जो था बाड़ू कबीर, बीके कबीर, जो बुद्धिस्ट सोसाइटी के जो पहले समिति बनी थी ना, उसमें बीके कबीर भी थे। हाँ, था बाड़ू कबीर जो बोलते थे। तो वे रहते थे दादर में, दादर वेस्ट में उनका मकान है। तो उनकी भी डेथ हो गई थी बाड़ू के, तो वो अपने भाभी के साथ रहते थे। माई साहब का ऐसा कोई मकान नहीं था। और जो राजगृह बना, एक्चुअल होना ये चाहिए था कि राजगृह में माई साहब होना चाहिए था, क्योंकि बाबा साहब ने बनाया। लेकिन उसको अलग करके वो सब मतलब इन्होंने कब्जा किया, समझा, मतलब वे रहने लगे। तो ऐसा है। तो माई साहब के बारे में बड़ा दुखद मतलब ये किया, और काफ़ी उनके बारे में लिखा है। उन्होंने स्वयं किताब लिखी है। भैया साहब अम्बेडकर, बाबा साहब के पुत्र, हाँ, यशवंतराव अम्बेडकर जो बोलते, उनका नाम यशवंतराव अम्बेडकर। तो उनका परिवार वो वहाँ पर उनकी राजगृह में, हाँ। माई साहब अपने भाई के भाभी, मेरा ताई जी वहाँ शिफ्ट हो गई। हाँ। और मैया जी जो माई साहब इधर उनको नहीं उसमें एंट्री करनी, ना, उनको नहीं, कोई ये नहीं, सब उन्होंने ये कर लिया। तो जो भी है, लेकिन आठवले साहब को वे मानस पुत्र मानते थे, समझ रहे ना। तो उसमें राजनीति में लाने में वगैरह माई साहब का बहुत बड़ा हाथ भी था। जब शरद पवार से मतलब पैक्ट हुआ था राष्ट्रवादी कांग्रेस से, आरपीआई का, तो जब
92, 93, 94 तक वो समाज कल्याण मंत्री थे, सामाजिक न्याय महाराष्ट्र के। तो ये माई साहब तो, लेकिन आठवले साहब बराबर उनकी तरफ ध्यान देते थे, कपड़े लत्ते से लेकर पैसा देना वगैरह वो सब ये देते थे। आखिर में वो बीमारी की वजह से आखिर तो उनका वो निधन हो गया। वही वो सवाल, दरअसल ये ऐसे सवाल हैं बाबा साहब के अनछुए अनपहलू सवाल हैं जिनके ऊपर समाज में चर्चा होनी चाहिए। भाई बाबा साहब को संभालने वाली, बाबा साहब का ख्याल रखने वाली सविता अम्बेडकर अगर या सविता कबीर कहें, और इतनी बड़ी हस्ती और उनका जीवन आखिरी समय में मतलब इतना ऐसा रहा कि मतलब अगर कोई तरीके से सुने समझे नहीं, वो भावुक हो जाता है। उनके परिवार ने भी कोई ध्यान नहीं दिया, यानी परिवार वाले उनको मानते ही नहीं थे कि ये मेरे परिवार के हैं करके। अगर माने रहते तो साथ में रख लेते, साथ में रखते, है ना। भाई बाबा साहब की प्रॉपर्टी थी ना राजगृह, उन्होंने बनाए थे, उनके बाद उनकी पत्नी की होनी चाहिए, पत्नी की होनी चाहिए थी, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि नहीं हुआ। चलिए, और समाज में भी मतलब एक भ्रांतियाँ जो फैलाए उसके बारे में। अच्छा चलिए, तो विषय से अलग हम हट गए थे। चलो ठीक। भारतीय बौद्ध महासभा जब बनती है उसके बाद भारतीय बौद्ध महासभा के भी विखंडन, टुकड़े, हाँ। और आज की तारीख में इतने साल बाद देखा जाए तो मुझे लगता है कि अब तो राष्ट्रीय स्तर के अलावा प्रदेश स्तरों पर भी और जिले स्तर पर भी लोग इसको रजिस्टर कराने लगे हैं। नहीं, जिला, हाँ, क्या हुआ, बाबा साहब ने ये जो संस्था मतलब उन्होंने जो 13 अक्टूबर 1935 को जो येवला में घोषणा की थी नासिक जिले में कि भाई मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ, वो मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मेरी मृत्यु किस धर्म में हो वो मेरे बस में है। तो उन्होंने एकदम सोच लिया था, काफ़ी यानी सभी धर्मों का उन्होंने गहन अध्ययन करने के बाद तो उनको लगा कि ये जो बौद्ध धर्म है, जो समानता का, मानवता का, मैत्री का, करुणा का जो है, बंधुता का, तो यही एक है जिसमें कोई वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था नहीं, सभी समान है। तो उनके पूरा मत था। तो जैसे बौद्ध धर्म ग्रहण करने की बात आई कि भाई दीक्षा मतलब बुद्धिस्ट बनना है, तो कौन से संस्था के तहत, तो ये उन्होंने पहले बनाया। भाई 14 अक्टूबर 1956 अशोक विजयादशमी को उनका मतलब दीक्षा यहाँ पे समारोह हुआ नागपुर की दीक्षा भूमि पे, लेकिन उसके 2 साल पहले ही उन्होंने ये संस्था बनाई। क्योंकि अगर हम बाकी और वे जगह जगह जो जाते थे वर्ल्ड बुद्धिस्ट इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में, कि जैसे 1950 में कैंडी में गए श्रीलंका में, 1954 में बर्मा में रंगून में गए, 56 में अपने काठमांडू में गए। तो वे जो बाहर के देश जो बुद्धिस्ट राष्ट्र थे उनको वो बार बार निवेदन करते कि भाई आप भारत के तरफ देखिए, भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना आपके जिम्मे है, आपने करना चाहिए। तो भारत में कौन सी संस्था उनके साथ रहेगी, इसलिए वो बुद्धिस्ट सोसाइटी का उन्होंने स्थापना की। मतलब एक संस्था ऐसी हो जिससे वो समन्वय कर सके। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा आपने कहा कि काफ़ी गुट बने हुए ये जो है, तो बाबा साहब के पश्चात भैया साहब के ऊपर जिम्मेवारी दी गई थी। तो भैया साहब के 2 जिम्मेवारी थे, एक तो बुद्धिस्ट सोसाइटी के जो एडवाइजरी कमेटी 11 लोगों की, तो उनकी जिम्मेवारी एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाए उनको, और साथ में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना है। 2 जिम्मेवारी है भैया साहब के। और उसमें आप देखेंगे 11 लोगों में एक भदंता आनंद कौशल्यान जी छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी रिपब्लिकन पार्टी के टॉप नेता थे उसमें, उस बुद्धिस्ट सोसाइटी में पॉलिटिकल सभी, एन शिवराज जी से लेकर बैरिस्टर राजाबाऊ हुब्रागड़े, बैरिस्टर अपना बीपी मौर्य से लेकर डीए कट्टी, ये अपना LR बाली, दादा साहब गायकवाड़, ये सब लोग उसके सदस्य थे। RPI के भी RPI के और BSI के भी, BSI में मतलब ये लोग थे। तो इन्होंने क्या किया, जबकि ये ट्रस्ट एडवाइजरी कमेटी में 11 लोग, तो ये होना चाहिए तो धम्म का प्रचार प्रसार जिस उद्देश्य बाबा साहब ने ये संस्था स्थापन की, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल मतलब राजनीति को ज़्यादा ये किया और ये बुद्धिस्ट सोसाइटी के ये काम को सेकेंडरी कर दिया, जो मतलब गति मिलनी चाहिए। आज कमजोरी है। हाँ,
उस समय से कमजोरी हो गई। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लोगों ने मतलब बीएसआई को मतलब ये कर दिया, प्रगति नहीं करने दिया। ठीक है, 17 सितंबर 1977 को भैया साहब का निधन हुआ। तब तक तो भारत में एक ही संस्था थी। उसके पश्चात उनकी जो पत्नी श्रीमती मीराताई अंबेडकर, उन्होंने दावा किया कि और चेंज रिपोर्ट दिया, क्योंकि बाबा साहब ने जो संस्था स्थापन किया था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत, जिसका रजिस्टर नंबर 3227 है। और 1960 में जब महाराष्ट्र बना तो उसका ये उसमें बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 ये लागू हुआ और वो आया धर्मदाय आयुक्त के तरफ। तो उसके तहत एक स्कीम बनानी चाहती थी। तो 1960 में जब भस गायकवाड़ थे, मतलब दादा साहब के सेक्रेटरी, उन्होंने 1960 में मतलब प्रस्तुत किया अपने रजिस्टर का, और 1962 में जुलाई 1962 में वो नंबर मिला FBT F982। मतलब अभी अगर चैरिटी में हम देखते हैं F982 के नाम से अपना पूरा बुद्धिस्ट सोसाइटी का वो दिखता है। तो चैरिटी को ये मीराताई जी ने लिखा चेन रिपोर्ट, तो सक्सेशन के नाम से, यानी भैया साहब के निधन के बाद यानी उनका उत्तराधिकारी। तो बाबा साहब ने कोई परिवार के लिए तो संस्था नहीं बनाई थी, समाज के लिए बनाई थी। उसके तो बायलॉज में भी सभी कुछ भी नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है। चाहे आपने समता सैनिक दल देखिए, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी देखिए, कहीं या ये बुद्धिस्ट सोसाइटी देखिए, कहीं पर भी उन्होंने परिवार के सदस्य वो तो उत्तराधिकारी व्यक्ति विशेष का विरोध करते थे, कभी नहीं किया उन्होंने। जो बुद्ध भूषण प्रिंटिंग प्रेस उसमें नहीं थे, वो अलग थे। जो आपका दिल्ली का जो है जो शेड्यूल कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के नाम से, वैसे मुंबई में उसमें भी भैया साहब का नाम नहीं था। मतलब उन्होंने परिवार को इससे सभी संस्थाओं से अलग ही रखा था। लेकिन मीराताई जी ने जो दिया तो यानी 6 अक्टूबर 1977 को चेन रिपोर्ट दिया। और जब चैरिटी के पास ये चेन रिपोर्ट आए तो 14 अक्टूबर 1977 को वो डिसमिस किया, रिजेक्ट किया वो चेन रिपोर्ट। अच्छा, उनकी जो अपील थी वो खारिज कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई ये कोई भी बाबा साहब का बायोलॉज लीजिए, इसमें कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, समझ रहे। और अगर आपको ये करना है तो एक स्कीम बनाइए, क्योंकि ये स्कीम चलता है अपने चैरिटी में। स्कीम बनाइए और स्कीम में मतलब सदस्य उनके कौन नियुक्ति करेगा, कितना कार्यकाल रहेगा, ये सब चीज़ें वहाँ पे आनी चाहिए, पूरी समिति बननी चाहिए। तो मीराताई जी ने ध्यान नहीं दिया और ऐसे में 79 में अपना आगरा में बैठक हुई, जहाँ पे शंकरानंद शास्त्री, डॉक्टर पीजी ज्योतिकर, डॉक्टर यशुराम टिके जो नागपुर के, ऐसे बहुत सारे लोगों की बैठक हुई और उन्होंने एक स्कीम बनाई। और स्कीम जो है 1980 में वो सबमिट की वहाँ पर। मीराताई जी ने नहीं किया ना, तो इन लोगों ने किया, ये संस्था से जुड़े हुए लोग थे, तो इन्होंने किया। और चैरिटी कमीशन में यानी अपना जुलाई में 1981 को 24 जुलाई 1981 को उसको मान्यता दी, मतलब ट्रस्टियों के। उसमें 7 ट्रस्टी मिले। अच्छा। शंकरानंद जी शास्त्री, ये कहाँ उत्तर प्रदेश के, आपको तो मालूम है, बाबा साहब के बहुत सहयोगी रहे, नज़दीकी रहे। डॉक्टर पीजी ज्योतिकर अहमदाबाद, डॉक्टर एडवोकेट केसी सौगत आगरा, डॉक्टर यशवीराम टेके नागपुर, और 3 मुंबई के DD बाविस्कर, KT आयरे और अशोक मुकुंदराव अंबेडकर, जो राजरत्न के पिताजी। ऐसे 7 लोगों को नाम यानी मंजूर किया और उनको मान्यता दी। जैसे ही मान्यता निर्णय आया तो मीराताई जी उसके खिलाफ जो सिटी सिविल कोर्ट में गई, उनके खिलाफ। जबकि अभी जो लोगों में जो प्रचार होता है, अरे इन लोगों ने, ये ट्रस्टी लोगों ने बाबा साहब के परिवार को कोर्ट में घसीटा करके बोला, जबकि सिटी सिविल कोर्ट में वे स्वयं गए। मीराताई का वाद है। हाँ, मीराताई जी वो स्वयं गई, वो इसलिए वो जो निर्णय के खिलाफ।
तो जब अगर कोर्ट में गई तो कोर्ट में तो फिर ये तो करना ही पड़ेगा ना, केस तो लड़नी ही पड़ेगी। बिल्कुल। और साथ में अपील का जवाब तो देना पड़ेगा। हाँ, करना ही पड़ेगा ना। और साथ में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा के नाम से अलग एक रजिस्टर किया था। ओह अच्छा। जैसा अभी आपने बोला ना, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और भारतीय बौद्ध महासभा, ये एक ही है ना। लेकिन उन्होंने अलग से रजिस्टर किया जिसका 726 नंबर था। तो फिर ट्रस्टियों ने उसके खिलाफ और ये किया कि भाई ये कैसे, क्या मतलब अलग रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो फिर 1987 में वो रजिस्टर नंबर जो था 700 से वो जब्त हुआ और उन्होंने एक निर्णय दिया, फ्रॉड, मतलब इन लोगों ने फ्रॉड किया करके वो लिखा हुआ है। बाबा साहब के परिवार ने फ्रॉड किया करके वो लिखा हुआ है, ऐसा चैरिटी कमिश्नर ने वो लिखा है। अच्छा। हाँ, मैंने वो एक किताब लिखी है बुद्धिस्ट सोसाइटी का इतिहास, उसमें आपको हाँ मैं दे देता हूँ, फोटो खींच के लगा दूंगा इसमें, है ना। कहीं लोग ये ना कहें कि दोनों बैठे हैं और बाबा साहब के परिवार को बदनाम कर रहे हैं। नहीं, मैंने लिखा है और बिल्कुल अधिकृत जो जानकारी है बाय डॉक्यूमेंट के साथ, समझ रहे ना। जी जी जी। ये मैं आपको दूंगा, ये है, ये किताब है द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा संस्था का रजिस्ट्रेशन 3277/55 पब्लिक ट्रस्ट NF 982 मुंबई। संस्थापक अध्यक्ष बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा स्थापित द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का इतिहास। ये साहब ने मुझे गिफ्ट की है और जो साहब ने बोला है, जितनी बातें बोली गई हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर है। वो सब चीज़ें हाँ। इसमें से स्क्रीनशॉट भी आप लोगों के लिए डाल दूंगा, जिससे आपको ये ना लगे कि मनोज अंतानी और चंद्रबोधी पाटिल जी बैठकर बाबा साहब के परिवार का विरोध कर रहे हैं। नहीं, परिवार का नहीं कर रहे ना, हम परिवार का कर रहे हैं। जो सच्चाई है जी उस समाज के सामने आनी चाहिए बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि ये ट्रस्टियों ने अंबेडकर परिवार को मतलब कोर्ट में घसीटा। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, मेरे कहने का कि जैसा वो निर्णय आया चैरिटी कमिश्नर का, उस निर्णय के खिलाफ मेरा जी सिटी सिविल कोर्ट में गई। इसमें है वो सब, वो खुद गई ना। और ये लगभग यानी 34 साल मुकदमा चला। 34 साल। समझ रहे ना। 21 जून 2013 में माननीय हाईकोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया। श्रीमती मीराताई जी उस निर्णय के खिलाफ मतलब अपने क्या सुप्रीम कोर्ट में गए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में भी गए? हाँ बिल्कुल, वो तो जाएगा ही ना, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये किया था कि ये जो निर्णय है ये 60 दिन के बाद लागू होगा। 60 दिन इसलिए कि अगला व्यक्ति मतलब उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है, उच्च न्यायालय। मीराताई जी ने वो पिटीशन डाली, वो पिटीशन भी मतलब डिसमिस हुई। फिर उन्होंने रिव्यू पिटीशन भी डाली, रिव्यू पिटीशन भी 15 अप्रैल 2015 को मतलब डिसमिस हुई। इस तरह से जो श्रीमती मीराताई जी अम्बेडकर ने जो दावा किया था उत्तराधिकारी का, वो कानूनन यानी खारिज हो गया, समाप्त। इसके बावजूद भी वे इस नाम से काम चल ही रहा था उनका। तो ये अभी भी चल रहा है, मैं बता रहा हूँ। ये नहीं अभी क्यों चल रहा वो मैं बताऊंगा, लेकिन उसके बाद भी चल रहा था। तो उसके चलने के बाद भी समझ रहे ना, वो चल रहा था। तो यानी सुप्रीम कोर्ट का वो तो बोले वो तो कोर्ट का निर्णय है, हम देखेंगे, हम बाबा साहब के परिवार यानी अम्बेडकर लगा है ना, कोर्ट का निर्णय हम नहीं मानेंगे। हाँ, फिर भी ठीक है। तो उसके बाद जो ये हुआ कि ये जहाँ जहाँ कार्यक्रम करने लगे, जैसे आपने भीमराव अम्बेडकर, यशवंतराव अम्बेडकर उनके पुत्र मीराताई जी के, तो वे जगह जगह कार्यक्रम करने लगे। हाँ अभी कर रहे, वो उसका बताऊंगा, लेकिन करने लगे थे। तो हमारे लोग जो है वो उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते थे। जैसे पुलिस स्टेशन में कंप्लेन हुई, उनका कार्यक्रम यानी कैंसिल होता था, क्योंकि अधिकृत ही नहीं ना, अधिकृत ही नहीं तो कैसा होगा। वैसे वो बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने भी वो संविधान यात्रा निकाली थी। तो संसद में
यानी वो यात्रा तो निकाली किसके तहत? भारतीय बौद्ध महासभा। वो सलाहकार मानते थे अपने आप को, राष्ट्रीय सलाहकार, स्वयं घोषित। स्वयं। अब उन्होंने बनाया होगा, अब वो परिवार के तो कुछ भी बना सकते हैं। तो उन्होंने तो फिर कलेक्टर के पास मामला गया और उन्होंने मना किया कि भाई इस बैनर के नीचे आप कार्यक्रम नहीं सकते। बाला साहब की भी बात हुई, तो बस एक ही बात होगी, कार्यक्रम कर सकते हैं लेकिन ये बैनर आप यूज नहीं कर सकते। बैनर दूसरा बदलिए, कोई भी करिए, भाई उनका स्वयं की पार्टी का है, उसके तहत कीजिए। भारतीय बौद्ध महासभा जब आप अधिकृत नहीं तो क्यों करेंगे, क्यों बदनाम कर रहे हैं? हाँ, तो उनका भी, भीमराव अंबेडकर का भी आखिरी में ये काटोल जो तहसील है हमारे नागपुर जिले के, वहाँ पे उनका कार्यक्रम था। फिर हमारे साथी शंकरराव ढेंगरे और सब पदाधिकारी काटोल गए, पुलिस स्टेशन को वो पूरा दिया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का शेड्यूल 1 कॉपी वगैरह। और एक आपको मैं बता दूं, इतने वर्ष हो गए शेड्यूल 1 में श्रीमती मीराताई अंबेडकर जी का नाम ही नहीं है, आज तक भी नहीं है, कभी भी नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। और ये राज रत्न अंबेडकर कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? अभी एक तो बताने दीजिए ना। खोलिए जी। तो जैसा ये हुआ तो फिर काटोल पुलिस स्टेशन में सब दिए। उन्होंने जो आयोजक थे भारतीय बौद्ध महासभा का जो बैनर के तहत, तो उनको बुलाया, बोले भाई ये सब इनके पास कागजात, आपके पास क्या कागजात है, डॉक्यूमेंट दिखाओ। तो उन्होंने बोला नहीं भाई हमारे पास तो नहीं, हमको तो माननीय भीमराव अंबेडकर जी ने हमको बोला कि कार्यक्रम रखो तो हमने रख लिया। तो उन्होंने बोला कि भाई तुमने तो इस नाम से आपने चंदा भी वसूल किया है, कलेक्शन। तो मतलब चंदा वसूल किया, मतलब आपका 420 हो गया, 420 का। तो वो शंकरराव ढेंगरे जी के हमने पाव पढ़ने लगे कि गलतियाँ हुई करके। तो उन्होंने बोला, पुलिस इंस्पेक्टर ने बोला कि ठीक है कार्यक्रम करो, बैनर नहीं होना चाहिए, और बिना बैनर का उनका कार्यक्रम हो गया। तो ये जब घटना उत्तर प्रदेश में भी ऐसे हुए, बस्ती में वगैरह उनके 2-3 कार्यक्रम, तो तब भीमराव अंबेडकर जी को लगा कि अब कानूनन हम इस संस्था का नाम नहीं ले सकते। तो वे गए अहमदाबाद में हमारे ट्रस्टी चेयरमैन डॉक्टर पीजी ज्योतिकर रहते थे, उनके पास गए और उन्होंने बोला कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपके नेतृत्व में। तो हमारे ज्योतिकर साहब, अरे बाबा का घराना, बड़े खुश हुए, भावना में आ गए। हाँ, भावना में। पहले भी उन्होंने प्रयास किया था कि ये कोर्ट कचहरी ख़त्म करके मतलब आप ही कीजिए, लेकिन वो उनको सफलता नहीं मिली थी। तो बाबा का घराना, तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो एक मीटिंग बुलाए मुंबई में, मीटिंग बुलाई, तो मैं और शंकरराव हम यहाँ से जाने वाले थे। तो अचानक मेरी तबीयत ठीक नहीं रही, यानी एकदम अनईजी जैसा लगा, तो शंकरराव गए और वहाँ पे बैठक हो गई। भीमराव अंबेडकर जी थे, एडवोकेट सुभाष जौंजाड़े, डॉक्टर हरीश रावलिया, ज्योतिकर साहब, ये सब लोग उनकी बैठक हो गई। लेकिन उसमें मैं नहीं था, इसलिए ज्योतिकर साहब ने बोला पाटिल जी नहीं है तो मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता था। उन्होंने मुझे इतनी छूट दे दिए थे, वो हमेशा बोलते थे भला मैं ट्रस्टी चेयरमैन हूँ, लेकिन जो भी करना है वो पाटिल जी करेंगे, क्योंकि उनको पता है सारी चीज़ों का। नहीं, उन्होंने मुझे ये किया ना, आपको पता है ना सारी चीज़ों का, समझ। हाँ बिल्कुल। तो फिर कि भाई दूसरी बैठक हो गई, उसमें फिर 2020 में कोरोना आ गया। आपको मालूम है 8 दिसंबर 2017 को अशोक अम्बेडकर जी का भी निधन हुआ। बिल्कुल। फिर 15 दिसंबर 2020 में डॉक्टर पीजी ज्योतिकर जी का निधन हुआ। इस तरह से जो 7 ट्रस्टी थे उनका सबका निधन हो गया। वो बोल रहे थे कि अपन मीटिंग करेंगे, नहीं हुआ। फिर जुलाई 2021 में माननीय भीमराव अंबेडकर जी का फ़ोन आया मुझे कि आपसे चर्चा करनी है। तो मैंने बोला कि ठीक है, मुझे तो मालूम था ज्योतिकर साहब से मीटिंग भी हुई है, तो मैंने बोला अच्छी बात है, आप आइए। तो वे कैप्टन वो प्रवीण निखाड़े के साथ वे आए, दोनों घर पर आए नागपुर में। तो फिर हमने अपने साथियों को जैसे एडवोकेट भीमराव कामडे, शंकरराव ढेंगरे और लोगों को बुलाया और उनके समक्ष हमने चर्चा की। उन्होंने लिखित में दिया कि मैं आपके अध्यक्षता में काम करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, बड़प्पन दिखाया। अच्छा,
ठीक है भाई अच्छा है, परिवार बड़प्पन क्या है, 34 साल तो हमारा खराब किया है ना खराब कर कोर्ट में, बिल्कुल। फिर भी बोले कि साथ में काम करेंगे। हमने बोला धम्मा का काम फिर भी है। आप लोगों ने बड़प्पन दिखाया ना, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मेरी उम्र अभी 78 चल रहा है, समझ रहे ना, मेरी तो उम्र हो रही है, आप मेरे से यानी युवा हो जी। हैं, मतलब अच्छी उम्र में तो अगर संस्था अगर आपके नेतृत्व में चली तो अच्छा है। तो मैंने उनको कार्याध्यक्ष बनाया। देखिए एंट्री कैसी हुई, कार्याध्यक्ष बनाया और साथ में उनको ट्रस्टी करके भी मैंने चेंज रिपोर्ट के माध्यम से दिया। अच्छा। उनको और एडवोकेट कैप्टन प्रवीण निखाड़े को, दोनों को। तो मतलब अभी फिलहाल वर्तमान में वो वर्किंग ट्रस्टी भी हैं। नहीं, अब आगे का सुनिए ना। जी जी जी, तो बनाया, उत्सुकता बढ़ रही है। हाँ उत्सुकता बन गई। तो पहली बार हम एक मंच पे आए, मेरठ में कार्यक्रम हुआ, उत्तर प्रदेश के मेरठ में, समझ रहे ना, वहाँ पे सब बातें हो गई और पूरा डिक्लेयर हो गया। फिर यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नागपुर में, सभी पत्रकारों को मालूम है। प्रेस का मैंने बोला देखिए अब मेरा 1 साल का कार्यकाल बचा है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, 3-3 साल का होता था। जी, जी, जी। तो 2 साल हो गए थे। मैंने बोला अगले साल जैसा मेरा आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दूंगा मैं, समझ रहे ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दूंगा। और लेकिन एक कंडीशन है मेरी, शर्त, कि आप राजनीति नहीं करेंगे। हाँ, पॉलिटिक्स में नहीं। यानी हाँ भाई धम्मका है तो धम्मका ही काम कीजिए, मैं आपको सब सौंप दूंगा, लेकिन राजनीति नहीं करना। ये कब की बात है? ये 2021 की अच्छा, अक्टूबर नवंबर में यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था। 17 अक्टूबर 2021 में मेरठ में हुआ। उसके बाद यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, सब पेपर में है, आज भी मेरे पास सब कटिंग है। लेकिन हुआ क्या, उसी साल अपना अहमदाबाद और उत्तर प्रदेश के चुनाव थे। लोकसभा चुनाव थे? नहीं, विधानसभा के। विधानसभा तो साहब पंजाब से चुनाव लड़े? ये नहीं, आप बहुत जल्दबाजी करते, थोड़ा धीरे धीरे लीजिए। जी जी। तो उन्होंने अपने पार्टी के तरफ भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, माननीय भीमराव अंबेडकर जी, समझ रहे ना, ये बने, दोनों जगह चुनाव लड़ा है, ठीक है। फिर उन्होंने पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी वो बनाया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, भीमराव अंबेडकर जी। उन्होंने तेलंगाना और प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी है ना, प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी, तो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़वाया। फिर जो अब आपने जो बात किया था, खुद चुनाव लड़े? हाँ, तो उन्होंने एक दूसरी पार्टी बनाया, ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी, जिसके वे स्वयं अध्यक्ष, GPRI। हाँ, ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी। और वहाँ पे होशियारपुर पंजाब में उन्होंने लोकसभा खुद में लड़ा, लोकसभा मुझे याद है ना, मैंने हाँ। कभी और वोट कितने मिले? 1043। बिल्कुल। अब बताइए, लोकसभा का चुनाव और 1043 बाबा साहब के पुत्र को, समझ रहे ना। अब ये हालत हो गई। उसमें उस जगह पे पहले भैया साहब अंबेडकर भी चुनाव लड़े थे, तब रिपब्लिकन पार्टी बहुत थे, बीएसपी नहीं थी, तो मात्र 10,000 वोटों से हारे थे भैया साहब अंबेडकर, समझ रहे। तो उन्होंने लगा कि मैं भी अंबेडकर हूँ भैया साहब का, तो लेकिन लोग तो वो जानते हैं ना, वहाँ पे काशीराम जी भी चुन कर आए थे उस जगह से। काशीराम जी का तो गृह जनपद है। हाँ, तो वही ना, तो वो कुछ हुआ नहीं हो। और फिर अभी जो है उन्होंने ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी का जो निर्वाचन आयोग में किया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भीमराव अंबेडकर, ओह अच्छा, अभी रजिस्टर्ड किया है निर्वाचन आयोग में। मतलब 4 पार्टियां और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी। अब बताइए, जो मैंने इच्छा जाहिर की थी कि अब राजनीति में नहीं जाएंगे, और एक बात हो गई, कुछ दिनों के बाद उनका ये आया मैं व्हाट्सएप में कि भाई स्कीम में राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई पद ही नहीं है, कोई पद ही नहीं है। तो उन्होंने लेटर पैड से मेरा नाम हटा दिया। शंकर राव ढेंगरे जो राष्ट्रीय महासचिव, उनका भी नाम हटाया, मेरा भी नाम हटा दिया। अच्छा, समझ रहे ना। फिर और मैसेज आया कि भाई इनको ट्रस्टी पद से निकाला गया करके मुझे। अच्छा, अब आप बताइए, जिनको मैंने बनाया
जिनको वही आप मुझे निकाले, बिल्कुल वही मुझे निकाल रहे हैं, जो राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष की बात कर रहे हैं। तो हमने जो 2022 में हैदराबाद में बैठक हुई थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, जैसे अभी परसों हुई ना, तो वहाँ पर हमने ये और श्रीमती मीराताई अंबेडकर जी को संरक्षक बनाया था। भाई उनकी उम्र हो गई, भाई इतने वर्षों धम्म का काम कर रहे, तो उनको भी कोई पद दो, तो उनको संरक्षक बनाया था। चलो अच्छा चल रहा था, दोनों मिलके हमारे कार्यकारिणी बनी थी, ये सब हुआ था। लेकिन जब उन्होंने हमको निकाला और ट्रस्टी से भी निकाला उन्होंने, समझ लें, मतलब पे बनाया ये, तो फिर 2024 में फरवरी में वहाँ पे बैठक हुई विशाखापट्टनम में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, आंध्र प्रदेश के। और वहाँ पर हमने इनको आमंत्रित किया था, डॉक्टर हरीश रावलिया और भीमराव अंबेडकर जी को, तो ये दोनों नहीं आए। तो सबने कहा एक मत से कि जब वे हमको अपने को नहीं मान रहे, तो अपने को नहीं मान रहे तो उनको क्यों रखा जाए। तो हमने कार्याध्यक्ष और जो संरक्षक है पद, वो दोनों रद्द कर दिए, अच्छा। दोनों रद्द कर दिए। और साथ में जो मैंने चेंज रिपोर्ट वहाँ पे नवंबर 2021 में जो जमा की थी, वो भी मैंने विड्रॉ के लिए मैंने एप्लीकेशन दे दिया चैरिटी में। इस तरह से हमने जो बनाया था वो नहीं, फिर भी वे अपने आप को ट्रस्टी भी लिखते हैं, कार्याध्यक्ष भी लिखते हैं, और वो संरक्षक मीराताई जी है ही अभी, मतलब लेटर पैड पे वो देख रहे हैं। हम नहीं है, हम जिन्होंने हमने जो बनाया हमको नहीं मानेंगे, लेकिन वे है, हम हमारे द्वारा दिया गया उनको वो पद अभी भी रखे हुए। तो ये मुद्दा आ गया इसका। अब जैसे डॉक्टर हरीश रावलिया जी, उनको मैंने 3 साल के लिए ट्रस्टी चेयरमैन बनाया था, पत्र है मेरे पास वो भी, समझ रहे ना, और उनको बनाया था। अब 3 साल तो पूरे हो गए, लेकिन उनका वो जो अभी भी ट्रस्टी चेयरमैन नहीं लिखते, मतलब काम कुछ नहीं करने का, जिंदगी भर मतलब ट्रस्टी चेयरमैन बना रहे का पद चाहिए उनको, बाकी कुछ नहीं। अब बात आ गई अंत में किसकी, राजरत्न अंबेडकर। राजरत्न अंबेडकर भारत मुक्ति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा में ये काम करते थे। अच्छा, हाँ पहले। और 2014 में नांदेड़ में वो चुनाव भी लड़े, ये राजरत्न अंबेडकर। अच्छा। वामन मेश्राम जी के साथ, बीएमपी से, हाँ, भारत मुक्ति मोर्चा से। और उनका अभी मालूम नहीं था, नहीं तो मैं उसका जो पैम्पलेट मैं बताता, मुख्यमंत्री पद के दावेदार। समझ रहे ना, भला ये एक विधायक है नहीं है, वे स्वयं भी कितने वोटों से मतलब वोट मिले वो अलग बात है, लेकिन भावी मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री, विधायक सांसद हो गए, बताइए। हाँ, तो 2014 में, और अभी महाराष्ट्र का हुआ तो वाशिम में भी उन्होंने चुनाव लड़े थे, 198 उनको वोट मिले, बस विधानसभा। अब ये हुआ जैसे ही अच्छा ये सब कारगुजारी है ना, वो बाम से फॉलोन किया। मुझे वो विलास खरात जी है ना, नाम जानते हैं ना? बिल्कुल। हाँ, तो वो जब साथ में हम ये महाबोधि महाविहार के आंदोलन के साथ में थे, तो उन्होंने बोला था, तो हमने बोले वो चेन रिपोर्ट हमने करवाए थे, बोले एडवोकेट। पैसा इनके पास थोड़ा ही था, पैसा तो बाद में अपने आप को बुद्धिस्ट सोसाइटी का ट्रस्टी चेयरमैन और बाबा साहब का परपोता, हाँ परपोता, जबकि बाबा साहब के जो भाई थे आनंद राव, उनके भाई, वो आनंद राव जी के पुत्र थे मुकुंद राव, मुकुंद राव जी के पुत्र थे अशोक राव, और अशोक राव के पुत्र है ये सब लोग। तो इनके जो आजोबा, जो बड़ा आजोबा बोलते पंतु, जो मतलब ये किसके हो गए, आनंद राव जी के हो गए, आनंद राव जी के, बाबा साहब के थोड़े ही हो गए। बाबा साहब का परिवार ये भैया साहब के 3 पुत्र, बाड़ा साहब अम्बेडकर, आनंद राज जी और भीमराव अम्बेडकर जी, पुत्री, और ये रमाबाई है ना, तेलतुंबड़े जी थे। तो ये सब लोग मतलब उनके यानी असली पुत्र ये माने जाते। ये कहाँ से हो गया? लेकिन वो जो हमारे उत्तर प्रदेश में है ना, वो एक भंते जी, उन्होंने उनको बहुत घुमाया, परपोता पोरपोता, आप नाम भी जानते हैं ना, सुमित रत्न जी। हाँ, अभी वे किसके लिए काम करते हैं?
समाजवादी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के अखिलेश, इनको लेकर भी गए थे और भीमराव अंबेडकर जी को भी लेकर गए थे। इन्होंने चुनाव भी मतलब प्रचार भी किया था बीएसपी के विरुद्ध में, बीएसपी के विरुद्ध में प्रचार भी किया था भीमराव अंबेडकर जी ने। पहले इनको दौड़ाया राजरत्न को, फिर भीमराव, राजरत्न का विरोध हुआ। हाँ विरोध, मेरे ही इंटरव्यू पे विरोध हुआ। मैंने इंटरव्यू लिया राहुल नागपाल ने समतावास टीवी के लिए। उन्होंने लखनऊ में एक बुद्ध विहार में राजरत्न अंबेडकर और सुमित रतन आए थे। तो जो महिलाएं थी उनसे हमने पूछा, चर्चा की कि अगर राजरत्न अंबेडकर को आप देखने आए थे कि हम बाबा साहब के पड़पोते को देखने आए थे। उन्होंने पूछा राहुल नागपाल ने कि अगर इन्होंने चुनाव में बहन जी को समर्थन नहीं दिया तो उन्होंने कहा कि चप्पल बजाएंगे, हम तो सिर्फ बाबा साहब के पोते को देखने आए थे, लेकिन पॉलिटिकल रूप से अगर बसपा का विरोध करते हैं तो चप्पल बजाएंगे। अच्छा, चाहे किसी का पोता हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है। और वो इंटरव्यू जब इन्होंने सुना तो इनको अपनी गलती का एहसास हुआ, इन्होंने सुमित रतन का साथ छोड़ दिया। तो ये हुआ। फिर जैसा मैंने बोला ना 21 जून 2013 में ये अपने माननीय हाई कोर्ट की तरफ से हमारे पक्ष में निर्णय आए, तो इन्होंने क्या किया, तब ये सोसाइटी में नहीं थे, तो इन्होंने एकदम से 25 जून को, मतलब 2-3 दिन के पश्चात एक घर में अपने कमरे में बैठक बुलाई, कमरे में, उसमें एक चेन रिपोर्ट बनाई। उसमें अशोक अंबेडकर, राजरत्न अंबेडकर और इनका राजरत्न का बड़ा भाई संदेश अंबेडकर, ये तीनों एक ही परिवार के घर के लोग, और 3 रिश्तेदार, ऐसे 6 लोगों की एक सूची बनाई। और डॉक्टर पीजी ज्योतिकर जी जो अधिकृत थे ट्रस्टी चेयरमैन है ना, तो उनको ऑप्शन बताया। अरे वो 22 तारीख को तो वो अहमदाबाद गए। बिल्कुल। आपने पत्र कब भेजा? भाई कोई भी ये रजिस्टर संस्था है, बिना नोटिस के आप मीटिंग ले नहीं सकते। बिल्कुल। और मीटिंग लेने का आपको अधिकार भी नहीं है, क्योंकि अशोक अंबेडकर जी ट्रस्टी चेयरमैन थे ही नहीं। अगर करना था तो ज्योतिकर साहब लेते ना, या हम लेते। बिल्कुल। आपको, इनको तो अधिकार ही नहीं था ना, संस्था में ही नहीं थे। अच्छा, दूसरा, ज्योतिकर साहब रहते हुए भी ये अपने आप को ट्रस्टी चेयरमैन और राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखने लगे। भाई ओरिजिनल है ज्योतिकर साहब, अरे हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने बनाए इसलिए हम लिखते थे, हम तो ट्रस्टी चेयरमैन ने तो कभी नहीं लिखा ना। लेकिन ये अपने आप को तो ट्रस्टी चेयरमैन भी लिखने लगे थे। तो ये अभी फिर अशोक अंबेडकर जी का निधन होने के पश्चात उन्होंने हमारा जो चेन रिपोर्ट है 2001 का, समझ रहे ना, सबसे सीनियर हम लोग हैं अभी बुद्धिस्ट सोसाइटी में, तो 2000 मैं और डॉक्टर हरीश रावलिया। तो जैसे इन्होंने इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली चैरिटी में, तो चैरिटी ने उसका रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि तुम, अभी तो सुनवाई कुछ भी नहीं हुई, सुनवाई तो हमारी हो रही है 2001 की, तो तुम 2013 में आपका चेन रिपोर्ट आया है, मतलब वो सिर्फ वो स्टैंप है। चैरिटी में गए, जो अपन एप्लीकेशन देते हैं तो जो रिसीट मिलती है ना, वैसी रिसीट उनको मिली है, बाकी अधिकृत कुछ भी नहीं, कानूनन कुछ भी नहीं। तो आप है 2013 से आए, और 2013 वाला आदमी 2001 के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते, वो रिजेक्ट हो गया। ये गया हाई कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, चैरिटी कमिश्नर और डॉक्टर पीजी ज्योतिकर, इनके खिलाफ उन्होंने मतलब हाई कोर्ट में गया, और 1 साल मतलब वो केस चली, हमको पता ही नहीं चला, और उनको स्टे मिल गया। ओहो, अच्छा। देखो उन्होंने अपने एफिडेविट में क्या लिखा, 1998 में मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी का सदस्य था, जबकि उनकी उम्र थी 16 साल की, और 16 साल वाला आदमी सदस्य नहीं हो सकता। फिर उसने लिखा रियल सन और लीगल हेयर, रियल सन और लीगल हेयर, तो ये किसके हो गए? उनके पिताजी के, मतलब अशोक अंबेडकर जी के। लीगल हेयर और रियल सन, भाई बुद्धिस्ट सोसाइटी उनके पिताजी की तो है ही नहीं ना। बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर वो कैसा दावा कर सकता बुद्धिस्ट सोसाइटी के ऊपर? लेकिन बाय बिलेट तो दावा नहीं कर सकता। फिर भी वो उनको स्टे मिल गया, और अभी स्टे है। अच्छा, टिल टुडे स्टे चल रहा है। हाँ, तो इसलिए जो है, क्योंकि ये बीच में
ये क्या बोलते हैं, ये कोरोना वगैरह आ गया सब, उसमें मेरे पत्नी का भी निधन हुआ था। मैं भी 40 आप भी बीमार हाँ थे। मैं भी 40 दिन एडमिट था, तो उतना ध्यान नहीं दे पाया। तो वो आज भी मतलब स्टे है, समझ रहे ना। चलिए, ये तो इतिहास रहा। हाँ। अब एक सवाल मेरा है, हाँ चलते चलते आखिरी, क्योंकि बहुत लंबा इंटरव्यू हो। हाँ, क्योंकि मुझे भी जी, जी, जी। हाँ एक आखिरी सवाल ये है कि बाबा साहब की इकलौती पोत्री जो तेल तुमरे साहब हाँ। जिससे शादी हुई, हाँ उनको ना तो इतना प्रसार मिला, ना उनके बारे में देश की आवाम जानती है। नहीं जानते। और पिछले लगभग मुझे लगता है कि 4 या 5 साल से वो जेल में बंद है। नहीं, अभी आनंद तेलतुंबड़े जी अभी वो हो अभी गया, बाहर- जमानत पे है। अभी जमानत पे अभी पिछले दिनों निकले ना। हाँ हाँ लगभग 2-3 साल तो जेल में रहे ना। हाँ हाँ लेकिन उनके पक्ष में हाँ बहुजन समाज का जो जन सैलाब सड़क पर उतरना था कि बाबा साहब की पोती के हस्बैंड जेल में बंद हैं, या उनको षड्यंत्र के तहत प्रचार प्रसार नहीं दिया गया, या बाबा साहब के परिवार ने भी आवाज़ नहीं उठाई, तीनों पोतरों ने हाँ। कोई आवाज़ नहीं उठाई। मैंने उनका कोई बयान नहीं देखा जो देखिए- प्रमुखता से दिया हो, कहा कि तुमने जेल में बंद है, उनकी रिहाई के लिए हम कुछ कर रहे हैं। तो इस पर भी प्रकाश डालिए। देखिए, अब जैसा मैंने बोला ना, अभी पीपल्स इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट नाम दिया हुआ है, जी। जो अंबेडकर भवन, जी जी जी। ये अलग समिति है। लेकिन जब यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनको कितने करोड़ों 17 मंजिल का वो अंबेडकर भवन बनना था, पूरा उसका मैप वगैरह सब स्वीकृत हुआ था, उसका फंड भी आया था। अच्छा। समझ रहे हैं ना। हाँ, 17 मंजिल यानी भारत में अंबेडकर करोड़ भवन रुपए का प्रोजेक्ट। कितने तो भी करोड़ का था, तो 17 मंजिल वो अंबेडकर भवन बनना था। तो उसमें जो समिति वालों ने उसका जो है मतलब साफ करके वो निर्माण करने के लिए ये इनके पास गए, इनको बोला कि भाई अभी देखिए वो तो किसका है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का, पीपल्स इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का। उन्होंने चलो भाई परिवार कह करके पहले बुद्धिस्ट सोसाइटी को एक कमरा दिया, फिर आए ये वंचित बहुजन आघाड़ी, उसके पहले वो भारी बहुजन महासंघ था, उनको एक कमरा दिया। फिर तीसरे आए रिपब्लिकन सेना आनंद राज की, उनको भी कमरा दिया। मैंने देखा है वो दादर में ना। हाँ, दादर में है ना अंबेडकर मैंने भवन। देखा। अंबेडकर भवन कोई उनका नहीं है, ये तो इम्प्रूवमेंट, लेकिन कब्जा तो अभी लेकिन कमरों पे सबके लिस्ट लगी है, और पूरा व्यवहार जो है अभी वो हाई कोर्ट में केस चालू है। दल का भी ऑफिस उसी में है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वहाँ पर जो है जो कोर्ट में चला, हाई कोर्ट में है मामला, लेकिन पूरा जो निर्णय है मतलब कब्जा, पूरा नियंत्रण तो भीमराव अंबेडकर जी का है। बिल्कुल है। वही अपनी इसमें दे रहे हैं। तो जब उसके लिए कि बाबा साहब का वो मकान बाबा साहब का नहीं है, ठीक है ना, लेकिन इन लोगों ने क्या प्रचारित किया था कि बाबा साहब का मकान तोड़ दिया, और भर पास में हजारों लोग उसमें जमा हुए, यानी झूठ बोल के उन्होंने किया। अच्छा। ठीक है ना, लोग गए। तो जब अंबेडकर भवन के लिए आप लोग अपील कर सकते हैं, तो आपने जैसे बोला वो तो रिश्तेदार थे, जीजा जी थे आपके, है ना, दामाद थे घर के। दामाद। तो उनके लिए क्यों नहीं आवाज उठाई उन्होंने? भाई वो नेतृत्व करते तो समाज उनके सामने आ जाता साथ में। छोड़ना पड़ता सरकार को। नहीं हुआ ऐसा, 3-4 साल उन्होंने जेल में काटे हैं। ऐसा नहीं हुआ। प्रोफेसर है वो तो। हाँ हाँ, अरे बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल है, मतलब विद्वान आदमी है, उनके लेक्चर चलते। तो ऐसा ये हो गया, जवाब आपको मिल गया जी। अब बताइए, अब अंत में बताइए कोई। अंत में दरअसल मुद्दा जो हम शुरू में लेकर चले थे, मुद्दा था हमारा डॉक्टर अम्बेडकर महासभा, हाँ, बुद्ध भूमि फाउंडेशन, दीक्षा भूमि, और जहाँ जहाँ बाबा साहब के नाम पर जो धरोहर है, जहाँ पर पूरा समाज नतमस्तक होता है, बाबा साहब को आदरांजलि अर्पित करता है, उन मुद्दों को लेकर हमारा साक्षात्कार शुरू हुआ था। लेकिन भारतीय बौद्ध महासभा का इतिहास इतना विस्तृत है कि अब ये हम 1 घंटा और इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समय की अपनी सीमा है और हमारे पॉडकास्ट की भी सीमा है। और साहब को अभी एक कार्यक्रम में भी जाना, 4 बजे से 4 बजे की मीटिंग थी और 4:30 बज गए। हाँ, मेरी अध्यक्षता में मीटिंग। जी जी जी। तो हम चाहेंगे कि साहब हमको एक बार फिर से आने वाले समय में, कल या परसों जब नया समय देंगे, तब उस गंभीर मुद्दे पर एक बार दोबारा चर्चा करेंगे। दीजिए इजाज़त, आज का पॉडकास्ट यहीं तक है।
और आप सोचिए कि बाबा साहब अम्बेडकर के परिवार के साथ में जो सहानुभूति हमारे समाज की बनी हुई है, क्या वो सहानुभूति, हालांकि बाबा साहब के नाम पर तो होनी चाहिए और होनी भी चाहिए, क्योंकि आपको जीने का अधिकार बाबा साहब ने दिया, लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद उनका परिवार क्या कर रहा है, उस हकीकत से पर्दा उठाने का काम आज कहीं ना कहीं चंद्रबोधी पाटिल साहब ने भी किया है। आगे इस तरह की चर्चा और आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे कि बाबा साहब के मिशन को ख़त्म करने में किन किन लोगों का ज़्यादा हाथ रहा है। जैसा कि साहब ने बताया कि 34 साल मीराताई अम्बेडकर जो बाबा साहब के पुत्र की पत्नी थी, उन्होंने लगभग 31-32 साल केस 34 साल भारतीय बौद्ध महासभा के ऊपर केस करके रखा। कोर्ट ही नहीं, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला गया है और 34 साल तक ये लोग कोर्ट के चक्कर काटते रहे। बाबा साहब का दम इतना धीमे क्यों है, इस बारे में हम कई बार सवाल पूछते हैं कि समाज बाबा साहब के दम और प्रबुद्ध भारत की तरफ क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। अरे कैसे बढ़ेगा भाई, जब इतने बड़े दम को चलाने वाले सैनिक कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, तो क्या ये संभव है कि हम लोग बहुत जल्द प्रबुद्ध भारत बना पाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए और कहाँ तक सहमत हैं आप चंद्रबोधी पाटिल जी की जो राय इन्होंने अपनी दी और जो इतिहास से वास्तविकता से इन्होंने बताया है, और वहाँ से सवाल जो निकल कर आ रहे हैं वो मैं कोशिश करूँगा भविष्य में यशवंतराव भीमराव अम्बेडकर जी और प्रकाश अम्बेडकर जी और आनंदराज सिंह से जानने की कोशिश करूँगा कि ये जो इल्ज़ाम, जो सवाल चंद्रबोधी पाटिल जी ने आपके ऊपर लगाए हैं, क्या वो सत्य हैं, और सत्य है तो उनके ऊपर उनका क्या कहना है, उनकी क्या सफाई है। दीजिए एक मिनट। जी। जैसा अभी आपने कहा ना जी, तो जैसे उनको हमने पद रद्द किए थे जी, सब पेपर में और सब मेरा इंटरव्यू वगैरह आया था, वही वीडियो ऐसे जी। तो उन्होंने वो सुनकर है ना यहाँ पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। हाँ। रवि भवन में, बाद में अभी 1.5 साल से ज़्यादा हुआ। तो उन्होंने बोला था कि भाई चंद्रबोधी पाटिल ने अंबेडकर परिवार को घराने का अपमान किया है, जबकि मैंने जो वास्तविकता है वो बताई है। तो हम 1 करोड़ का दावा करेंगे मेरे ऊपर, 1 करोड़ का है, वो पत्रक भी है, 1 करोड़ का दावा। तो अभी क्या कर पाए? 1.5 साल से ज़्यादा हुआ, अभी नोटिस ही नहीं आया। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे नोटिस देना चाहिए ना, तब मैं जवाब दूंगा ना। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने 1 करोड़ का दावे के खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में टाइटाफिस हो गई। हाँ, जो भी है लेकिन अलग बात है, जैसा आपने बोला ना कि भाई उनका, और ये पुस्तक है, इसमें जो भी लिखा है पूरे डॉक्यूमेंट के साथ लिखा हुआ है। कम से कम 20,000 ये पुस्तक है, पूरे भारत में गई है। और मुझे खुशी है जो मुझे जिम्मेवारी दिया था ट्रस्टियों ने, आज 28 प्रदेशों में मेरी संस्थाएं चल रही, चाहे लेह लद्दाख हो, सिक्किम हो, त्रिपुरा हो, जो पूर्वोत्तर भाग। जी, जी। और अभी 2 तारीख को मैं 3 तारीख को लेह लद्दाख भी जा रहा हूँ। मतलब देश के 31 प्रदेश हैं देश में, और 28 प्रदेशों में भारतीय बौद्ध महासभा की शाखाएं चल रही हैं। भारतीय बौद्ध महासभा के लोग प्रदेश अध्यक्ष मतलब शामिल हैं। दीजिए इजाज़त और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग कंजूसी करते हैं, हम बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए इस तरह की जानकारी लेकर आते हैं, जिससे कि पाटिल साहब जैसे जो लोग हैं, क्योंकि उम्र के जिस पड़ाव में है, 80 साल उन्होंने बताया, 80 नहीं 78 तो 2 साल ज़्यादा 80 साल रहूँगा मैं। 78 साल के वो हो चुके हैं। हाँ। और जो इनके पास जो ज्ञान है, इनके पास जो चर्चा और जो अनुभव है, वो मेरे पास नहीं हो सकता है। तो ऐसी वीडियो हम लेकर आते हैं। तो आपसे अपील भी करते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर हमें आर्थिक सहयोग भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और एक लाइक और शेयर जरूर कर दें, जिससे कि हमारी वीडियो जन जन तक भी पहुंच सके। दीजिए इजाज़त। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। और आपको बहुत बहुत साधुवाद। जो सच्चाई, जो वास्तविकता आपके माध्यम से यानी पूरे समाज तक जाएगी, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूँ। बुद्धाय जय भीम समता आवाज टीव्हीला तुम्ही लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि कॉमेंट्स करून त्यांना धम्मदान करा।